नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछली कक्षा में हमने क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। वहाँ हम लोगों ने 3 प्रकार की संरचनाएं पढ़ ली थी। पहली थी हमारी सरल घनीय क्लोज पैकिंग, दूसरी थी आपकी षटकोणीय क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल जिसे बोलते हैं, और तीसरी थी आपकी फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आज हम पढ़ेंगे BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। उसकी जो क्लोज संरचना है या क्लोज पैकिंग है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में आज हम देखते हैं। आओ तो दोस्तों, क्या होता है BCC संरचना में जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये फर्स्ट लेयर जो है फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी 2 डायमेंशनल जो लेयर होती है उसमें प्रत्येक पार्टिकल जो है वो अलग अलग रहते हैं, अर्थात वो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए नहीं रहते। लेकिन प्रथम पंक्ति की अवयवी गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के अवयवी गोले प्लेस होते हैं, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है उसमें क्या होता है, सेकंड लेयर में सेकंड लेयर के जो अवयवी गोले होते हैं उनको फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस होते हैं उनके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। प्रथम जो लेयर होती है उसके जो डिप्रेशंस हैं, ये जो डिप्रेशंस है जो फर्स्ट लेयर थी इसके पीछे जो डिप्रेशंस हैं, ये इनके ऊपर क्या रखा हमने, सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को अवस्थित कर दिया। लेकिन ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच किए हुए नहीं होते, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट लेयर माने तो ये एक प्रकार की हो गई। सेकंड जो लेयर है वो क्या है, फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस होते हैं यानी जो होल्स होते हैं या बॉइड्स होते हैं उनके ऊपर रखे जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी प्रकार की हो जाएगी, सेकंड लेयर कौन सी हो जाएगी, बी प्रकार की, ठीक है। सेकंड लेयर क्या हो जाएगी, बी प्रकार की। अब जो थर्ड लेयर है उस थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है जैसे कि ठीक फर्स्ट लेयर को रखा गया है, ठीक है। यानी कि थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट ऊपर होते हैं, लेकिन वो स्पर्श किए हुए नहीं होते, ठीक है। तो थर्ड लेयर होगी वो क्या होगी, वो ए प्रकार की होगी, ठीक है। तो यहाँ जो संरचना प्राप्त होती है वो होती है हमको ए बी टाइप की, ठीक है। थर्ड लेयर में संरचना जो प्राप्त होती है वो क्या होती है हमको ए बी टाइप की। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ अगर इसको हम लोग एक क्यूब के रूप में बनाएं तो देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 ये हमने इस प्रकार से मान लिए, ठीक है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को स्पर्श किए हुए नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से जो थर्ड लेयर होगी उसके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। 4 पार्टिकल्स नीचे हो गए और एक पार्टिकल जो होता है ये वाला जो पार्टिकल से डॉटेड सेकंड लेयर का वो ठीक इन दोनों के कहां होगा, बीच में होगा, ठीक, बीच में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो ये है BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग प्राप्त होती है। यदि हम इसको गौर से देखें तो ये जो पार्टिकल्स है सेकंड लेयर का, ये पार्टिकल्स नीचे के 4 अवयवी गोलों को स्पर्श किए हुए हैं और ऊपर जो उसके ऊपर परत आएगी उसके भी 4 गोलों को स्पर्श किए हुए रहेगा। तो यहाँ जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 8, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग इज 8। समझ में आ गया क्यों है 8, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है उसके 4 पार्टिकल्स के ऊपर सेकंड जो होल्स हैं उसमें सेकंड लेयर्स रखी गई थी। तो सेकंड लेयर्स के जो अवयवी गोले हैं वो 4 तो नीचे वाली परत को और 4 ऊपर वाली परत के अवयवी गोलों को स्पर्श करेंगे, इसलिए इसकी जो क्लोज पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। समझ में आ गया। ये कहलाता है आपका
बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक 3 प्रकार की क्लोज पैकिंग जो पहले पढ़ी थी, आज ये चौथी प्रकार की हो गई। पहली है आपकी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेकंड थी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और थर्ड थी आपकी एफसीसी या सीसीपी क्लोज पैकिंग, और फोर्थ आज आपने पढ़ ली बीसीसी क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये चारों जो है वो आपकी त्रिविमीय क्लोज पैकिंग्स कहलाती हैं। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ हमारा जो क्लोज पैकिंग का टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल। अभी हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल जो क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं उसमें हम किस प्रकार से पैकिंग फ्रैक्शन अर्थात संकुलन दक्षता को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो पैकिंग जो एफिशिएंसी होती है इसे हम शॉर्टली शो करेंगे पी के द्वारा। ये क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल संरचना में जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है वो कहलाता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनली, तो यहाँ वॉल्यूम ना लेकर क्या लेंगे? एरिया लेंगे। यानी कि किसी भी क्रिस्टल संरचना में अवयवी पार्टिकल्स के द्वारा जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया जाता है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया? पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई? एरिया ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एरिया ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। समझ आ गया? तो एरिया ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? जितने भी उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में, उस यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। और जो टोटल यूनिट सेल है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, तो क्या कहलाएगा? आपका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। ये कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग? टू डायमेंशनली क्रिस्टल लैटिसेस में। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम 3 डायमेंशनल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है? देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा? हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल। जबकि फर्स्ट लाइन हो गई और फर्स्ट लाइन के जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं उनके ठीक ऊपर या नीचे सेकंड जो लाइन होती है उनके अवयवी गोलों को प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन के जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं उनके ठीक ऊपर सेकंड लाइन के अवयवी पार्टिकल्स को रखा गया है और सेकंड लाइन के पार्टिकल्स के ऊपर जो है थर्ड लाइन के पार्टिकल्स को ऊपर रखा गया है। ये कहलाता है आपका क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर हम लोग यहाँ इस केंद्र को मिलाएं, ठीक है, तो ये जो हमको एक यूनिट प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है, अब हमें इस यूनिट सेल का इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? मैं अब इसको अगर ये मान के चलूं कि माना अब ये भी गोलों की त्रिज्या हमने क्या मान ली? आर मान ली। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? आर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की?
2r, ठीक है। और ये टोटल क्या है, पूरा आपका वर्ग है, ये क्या है, वर्ग एवं वर्ग के किनारों की लंबाई, ये हमने क्या मान ली, a मान ली। ये पूरी हमने क्या मान ली, यहां से तक की लंबाई a, ये पूरी क्या होगी आपकी a होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो हमने क्या मान ली, स्मॉल a मान ली। अब देखो इसके लिए हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। वो कैसे निकालते हैं, क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि सभी अवयवी कणों, या इसको गोला बोले तो अच्छा रहेगा, सभी अवयवी गोलों का क्षेत्रफल बटे इकाई सेल का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमको एक फॉर्मूला जनरेट हुआ यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल का अगर पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें सबसे पहले जितने भी अवयवी गोले हैं उनका क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए, और हमें उस इकाई सेल का, ये पूरी इकाई सेल है, ये इस पूरी इकाई सेल का हमें क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो इकाई सेल है वो किस आकार में है, किस साइज में है, वर्ग में है। तो हम जानते हैं कि वर्गीय इकाई सेल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है। भाई वर्ग, इसकी जो लंबाई है वो हमने स्मॉल ए मानी हुई है, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है 2r, ये जो आपकी लेंथ है किसके बराबर, 2r के बराबर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, चूंकि ए इक्वल टू क्या है 2r है, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने जो इकाई सेल है उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखो, अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, ठीक है। इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, तो देखो यह अगर हम गौर से देखें तो ये जो आपका अवयवी गोला है, जैसे आपका अवयवी गोला है, ठीक है, और ये इस प्रकार से यहाँ पर कट हुआ है, तो ये जो एंगल बन रहा है कितना है आपका 90 डिग्री का। और हम जानते हैं किसी भी जो गोले हैं या जो वृत्त है उसके केंद्र पर जो कोणों का कुल मान होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये कितना आपका 90 है, बाकी कितने के बचे आपके, बाकी जो पार्टिकल्स जो होंगे, बाकी जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, अगर हम 360 में 90 का भाग दें तो 4 आएगा, यानी कि ये जो आपका पोर्शन हुआ ये कौन सा हो गया, इस पूरे अवयवी गोलों का 1/4 भाग हो गया, क्या हो गया 1/4, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये होगा, ठीक है। और इसको अगर हम आगे तक बढ़ाएं इस प्रकार से तो 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये होगा, यानी कितने पार्ट बन गए इस गोले के 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि इकाई सेल में ये प्रत्येक गोला जो है इसका 1/4 भाग प्रेजेंट है, कितना 1/4, ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/4, समझ में आ गया। तो कितने हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने टच हो रहे हैं 4, ठीक है। और 1 का भाग कितना है इस इकाई सेल में 1/4, तो कितने पार्टिकल्स हो गए कुल 1, यानी कि इसी वर्गीय यूनिट सेल में जो अवयवी कण होता है उसकी संख्या कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम जो क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, ये अवयवी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल गोले का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1, अतः कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि उसमें यूनिट सेल में जो अवयवी कणों की संख्या वो 1 ही है, तो 1 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या हो गया कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें दोनों चीज प्राप्त हो गई, कुल अवयवी गोलों की क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, और जो आपका कुल इकाई सेल था
उस इकाई सेल का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2 की सहायता से। ठीक है, अतः अब हम क्या निकालेंगे, पीई। पी क्या है आपका, कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल बटे इकाई सेल का क्षेत्रफल। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल बटे इकाई सेल का क्षेत्रफल। निकालो, यानी सभी अवयवी गोलों का क्षेत्रफल बटे इकाई सेल का कुल क्षेत्रफल। तो कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, कितना गया, पाई आर स्क्वायर बटे इकाई सेल का क्षेत्रफल कितना है, 4 आर स्क्वायर। और अगर हमें एफिशिएंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर, इकाई सेल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर से गया आर स्क्वायर, क्या बच गया आपका, पाई बाई 4, और 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये 25। तो क्या आ गया, पाई मल्टीप्लाई 25। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो आएगा लगभग 78.5%। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि वर्गीय जो निबिड़ संकुलन होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, उसमें कुल अवयवी गोलों के द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है वो होता है 78.5%। और जो खाली स्थान होगा कितना होगा, यानी कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, बताइए, लगभग 21.5%। ठीक है, ये क्या होता है, आपका रिक्त स्थान होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, वर्गीय जो क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कर ली। वो कितनी प्राप्त हुई हमको, 78.5%। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, चलो सेकंड है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन होता है उससे हम किस प्रकार से क्लोज पैकिंग करते हैं। तो देखो 2 डायमेंशनली हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है, ठीक है, प्रथम पंक्ति के जो अवयवी गोले होते हैं उनके डिप्रेशंस में या उनके गर्तों में द्वितीय पंक्ति के अवयवी गोलों को रखा जाता है, और द्वितीय पंक्ति के गोलों के जो गर्त हैं उसमें तृतीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई। ठीक है, प्रथम पंक्ति के गोलों के जो गर्तों में हमने क्या रख दिया, सेकेंड अवयव रख दिया। अब अगर हम इनके केंद्रों को मिलाते हैं, ये पार्टिकल जो है ठीक है, इस बार हमने क्या किया, केंद्र को मिला दिया। तो हमें क्या करना है, इस पूरे जो षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, इस पूरी षटकोणीय संरचना में हमें क्या करना है, यहाँ इस पूरे का, इस यूनिट सेल का हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, टोटल एरिया ऑफ पार्टिकल्स बटे टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें इस फॉर्मूले के अनुसार क्या करना है,
पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें टोटल एरिया ऑफ पार्टिकल्स मालूम होना चाहिए और उसके बाद में हमको टोटल एरिया ऑफ ए यूनिट सेल प्राप्त होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, और उसके पश्चात हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, माना कि यहाँ से ये ए बी सी डी ई एफ, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या यूनिट सेल है, षटकोणीय संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इसका हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया को ए बी सी डी ई और एफ, इस पूरे एरिया को मैंने ये जो ट्राइंगल्स हैं इसमें डिवाइडेड कर लिया, ठीक है। ये सारे ट्राइंगल्स जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या कहलाते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये सभी समान प्रकार के क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ये षटकोणीय जो संरचना होती है इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू, अगर हम इसे त्रिभुज की बात करते हैं ए बी और ये सेंटर पॉइंट है ओ, 6 इंटू त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो षटकोण है ये इन 6 इक्वेटोरियल ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हमें इसे एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पूरी यूनिट सेल का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे त्रिभुज का यानी कि इसे ए बी ओ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसको मैं जान लेता हूं। माना कि ये आपका एक त्रिभुज है ए बी और ओ, और मैंने क्या किया, यहां से इसको एक लंब डाल दिया ए बी पर, समझ आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। ये ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। अब अगर हम देखें तो माना ये जो अवयवी गोले हैं या अवयवी पार्टिकल्स जो हैं इनकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, r मान ली। r क्या है, अवयवी गोलों की त्रिज्या, अवयवी गोलों की त्रिज्या, ठीक है। तो ये r है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 2r। तो ए बी की जो लेंथ होगी यहां से और यहां तक की, ये कितनी होगी आपकी 2r, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो आपका एंगल है, ये चूंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तो जाहिर है कि ये जो एंगल होगा कितना होगा आपका 60 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के अंदर जो कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और ओ ए डिस्टेंस भी कितनी होगी, देखो ओ कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, इसको हमने यहां से मिलाया ये वाला, तो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ था। तो ये ओ अगर हम देखें तो ये भी क्या है, ये भी आर और ये भी क्या है आपका आर, तो आर आर क्या हो गया 2r। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी यहां से यहां तक की 2r हो गई, ठीक है। क्योंकि ओ और ए भी क्या है, ये इस गोल क्योंकि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये गोले टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी त्रिज्या कितनी है आर, ये त्रिज्या कितनी है आर, तो कुल कितनी होगी 2r होगी, समझ आ गया, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, या 6 गुणा आधार कितना हो गया इसका 2r, आधार हो गया, ऊंचाई क्या होगी आपकी h होगी, ठीक है। अब हमें h को कैलकुलेट करना है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये आपका क्या है, एंगल है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री यानी कि थीटा के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, ये आपका लंब हो गया। तो अगर ये हमें लंब मालूम हो जाए और ये हमें कर्ण मालूम है ही इसका, ठीक है, ये कर्ण हमें पता है तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, चित्र यानी कि त्रिभुज ए बी ओ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है h और कर्ण कितना है 2r, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर h/2r। साइन 60 मान कितना होता है √3/2 बराबर h/2r,
2r। यहाँ से हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो h का मान क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 2 से 2 कट गया √3r। ठीक है, ये हमें h का मान प्राप्त हो गया √3r। समझ में आ गया भाई। ये एंगल जो है इसके सामने वजह लंब हो गई, तो लंब हमें पता है, लंब हमें याद करना है, h का मान, कर्ण हमें मालूम है 2r, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उससे हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, थीटा मान 60 डिग्री है, उससे हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस h के मान को समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, यूनिट सेल का एरिया बराबर 6 गुणा 1/2 गुणा 2r गुणा √3r। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, कोई कट जाएगा तो ये जाएगा 6√3.r², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमको एरिया प्राप्त हो गया। समझ आ गया, ये आपको ये षटकोणी जो यूनिट सेल है उसका एरिया प्राप्त हो गया 6√3.r²। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अवयवी कण, नंबर ऑफ अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर हम इसे यूनिट सेल को देखें, ये पूरी जो आपकी चित्र बना हुआ है, हेक्सागोनल संरचना जो बनी हुई है ये वाली, इसे सपोज मैं इस गोले को देखता हूँ, ये वाला जो गोला है, ठीक है, इसमें डार्क कर दिया है, इस गोले पर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, हमें अब इसका कैलकुलेशन करना है कि ये जो भाग है वो कितना है, इस पूरी यूनिट सेल में इसका कितना भाग है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। यानी ये जो एंगल होंगे, ये वाले एंगल, ये एंगल, ये प्रति कितने के होंगे, 120 डिग्री के होंगे। तो इस गोले के केंद्र पर अगर हम इसको इस तरह से बना के देखें, ये ठीक है, और ये आपकी संरचना किस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये एंगल कितने हो गया, 120 डिग्री का हो गया। और इस बिंदु पर बनने वाले कुल कोण का मान होता है 360। तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 होता है, तो इसका भाग कितना हो जाएगा, 360 में 120 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो कुल मिला के ये जो पोर्शन हुआ वो कितना हुआ, 1/3। समझ में आ गया। तो इस यूनिट सेल में ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कितना है, केवल पूरे अवयवी गोले का 1/3 भाग है। समझ में आ गया। तो ऐसे कितने गोले हैं इसमें, 6 गोले हैं, प्रत्येक भाग कितना है, 1/3। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सेंटर में एक पार्टिकल सब प्रेजेंट है, जो इसी का ही भाग है केवल। ठीक है, तो +1, तो कुल कितना जाएगा, 2 + 1 = 3। यानी कि इस षटकोणीय इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई समस्या किसी को। चलो अब देखो, अब एक अवयवी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, π² होता है। एक अवयवी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, π²। अतः कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल कितने पार्टिकल्स हैं, 3, और एक का कितना, π², यानी कि 3πr², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया, और हमने जो यूनिट सेल है उसका हमने क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, समग्र दक्षता, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। अतः पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है, कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल। तो कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल कितना है, 3πr² बटे यूनिट सेल का कुल क्षेत्रफल, वो कितना है, यूनिट सेल का एरिया 6√3.r² और मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। लोग r² से गए r², 3 से गया ये कितनी बार, 2 बार, तो बच गया π/2√3 × 100। ठीक है, π/√3 × 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लगभग आएगा 91% के आसपास, कितना आएगा, 91%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि षटकोणीय क्लोज पैकिंग में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो कुल क्षेत्रफल होता है, घेरा हुआ जो कुल भाग होता है, वो कितना होता है, 91%। और रिक्त स्थान कितना होता है, रिक्त स्थान जिन्हें हम वॉइड्स कहते हैं, वो कितनी होगी, केवल 9%। ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हो गई। आशा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉपी करो उसको फटाफट।
दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी में। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शॉन बिलो, ये आपको दिखाया गया है, नीचे चित्र दिया गया है आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट सेल है, ये वाली, ये जो वर्ग है, इसके अंदर का जो भाग है, आपको इसका क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपको जो भाग दिखा हुआ है, इसकी हमें क्या करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। माना अवयवी गोलों की त्रिज्या हमने क्या मान ली, r मान ली, ठीक है। और वर्ग का जो किनारा है वो हमने क्या मान लिया, स्मॉल a मान लिया, ठीक है। ये जो वर्ग किनारा है क्या मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल a मान लिया, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा आपका, अब देखो ये a बराबर 2r तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बीच में यहाँ गैप आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम a को 2r के बराबर तो लिख नहीं सकते। हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो ये जो आपका अभी गोला है, ये सेंटर वाला गोला है और ये गोला आपस में टच किए हुए है, तो हम यहाँ पर एक डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो गया है कि स्क्वायर डायगोनल हो गया, यानी कि विकर्ण हमने खींचा और हमने यहाँ पर एक त्रिभुज की कल्पना की, ये है ए, ये बी, ये सी, ये आपका डी। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो आपका डायगोनल है, यानी कि विकर्ण ए सी, विकर्ण यानी कि डायगोनल ए सी, ये किसके बराबर होगा, ये त्रिज्या कितनी होगी r, ये कितनी होगी 2r, ये कितनी होगी r, भाई ये केंद्र है आपका, तो यहां से यहाँ तक कितनी हो गई r, ठीक है, ये r हो गई, ये होगी r, ये r और ये भी कितनी होगी r, तो कुल कितनी होगी 4r। AC बराबर क्या हो गया आपका 4r, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AB और BC को कैलकुलेट करना है हमें, यानी इसका एरिया कैलकुलेट करना है, और एरिया क्या होता है वर्ग का a स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर हमें AB का मान प्राप्त हो जाए, ये भुजा प्राप्त हो जाए, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पहले हम वो निकालें, तो पहले हम निकाल लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल बटे वर्गीय यूनिट सेल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गीय यूनिट सेल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालते हैं, देखो वर्गीय इकाई सेल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए का मान हमें मालूम नहीं है, ए का मान मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से क्या आएगा आपका ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, ठीक है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो हमने ये निकाल लिया। अब ए बी क्या है, ए बी ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी क्या है ए है, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ए सी स्क्वायर। ए सी किसके बराबर है आपका, ए सी है 4r के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 16 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, ए का मान कैलकुलेट करना है, तो ए का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम निकालेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, तो उसे इसको हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया, 8r कट गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया आपका आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, तो वर्गीय यानी कि वर्गीय इकाई सेल का जो क्षेत्रफल है जो हमने ए स्क्वायर माना था, तो किसके बराबर आ गया यहाँ पर, वो आ गया आपका 8r स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें अवयवी गोलों की संख्या और फिर हमें निकालना है उनका क्षेत्रफल। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हमने निकाला था वर्गीय इकाई सेल का क्षेत्रफल
वर्गीय इकाई सेल का क्षेत्रफल ए स्क्वायर क्या निकाला था अभी हमने 8r², इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, देखो ये जो आपका अवयवी गोला है, ठीक है, ये जो अवयवी गोला है इसका केवल ये जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ये भाग जो है यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ये एंगल कितने का बन रहा था यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, और एक बिंदु पर कितने का बनता है 360 का, यानी कि 90 90 90, यानी कि 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स हुआ। तो ये आपका कितना भाग हो गया 1/4। 360 डिग्री में अगर 90 डिग्री का भाग देंगे तो 4 बार आपको 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो भाग हुआ ये कितना हुआ, इसका 1/4 हुआ, ये भी कितना हुआ 1/4 हुआ। तो इसमें इस प्रकार से कितने पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी भी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 इंटू, और प्रत्येक का भाग कितना है 1/4 प्लस एक पार्टिकल जो है ये वाला, ये इसमें खुद प्रेजेंट है, तो ये तो पूरा यूनिट सेल का भाग होगा, इसलिए +1। तो कितना माना जाएगा इसका, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 = 2। अवयवी कण कितने आ गए, कुल इसमें 2 आ गए, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में जो अवयवी कणों की संख्या वो कितनी हो गई 2 हो गई। समझ में आ गया। ये जो पोर्शन है आपका, जैसे ये आपने एक वर्ग बनाया और ये आपका जो पोर्शन है, ये पूरा एंगल कितने का होता है आपका 360 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री को हम 360 भाग देंगे 4 बार आएगा, यानी कि 1/4 भाग हो गया। ये कितना हो गया, ये 1/4 हिस्सा। अब देखिए तो अतः कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल अवयवी गोले के क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा πr², इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और हमें वर्गीय यूनिट सेल का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अतः पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कुल अवयवी गोलों का क्षेत्रफल, यानी कि 2πr² बटे कुल क्षेत्रफल मतलब 8r², ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमें परसेंटेज में निकालना है तो r² से r² गया, 2 से गया ये कितनी बार 4 टाइम्स, तो ये बच गया आपका π/4 इंटू 100, ये कितना बार गया 25 बार, यानी कि 3.14 गुणा 25, ठीक है। पाई का मान होता है 3.14, सॉल्व करेंगे कितना आएगा लगभग 78.5%, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 78.5%। समझ आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें कुल अवयवी गोलों के जो क्षेत्रफल है उसको कैलकुलेट करेंगे, और जो यूनिट सेल दी गई है हमें, हम उसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे, और इस फॉर्मूले से हम लोग उसकी संकुलन दक्षता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, द टोटल एरिया ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स अपॉन द टोटल एरिया ऑफ ए यूनिट सेल, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था 2 डायमेंशनल जो यूनिट सेल्स होती हैं उनका किस प्रकार से हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का मैटर हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री जिंदाबाद। थैंक यू।